अच्छा, मैं ग्रेडिंग पे आता हूँ। ग्रेडिंग का वन वर्ड मतलब ये है कि इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ पेरिडोंटल डिजीज। आइदर आइदर वो रैपिडली प्रोग्रेसिव इन नेचर है या वो स्लोली प्रोग्रेसिव कर रही है। ठीक है। मैं इसके जो है ये इस फार्मूले पे नहीं जाऊंगा। ये आपको पता है कि भाई बॉर्न लॉस देख लो, परसेंटेज कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है। ये मुश्किल चीज लगती थी मुझे। इतना टाइम भी नहीं होता था, मैथ्स भी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो चीज बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था, जो मेरी ट्रिक थी। वो ट्रिक ये थी, मैं दिमाग में पहले से ही एक ग्रेड बना लेता था। ठीक है। एज्यूम वेरी फर्स्ट ग्रेड बी डिजीज, मैं इस पे देखता ही नहीं था कि ये ग्रेड सी है या ग्रेड ए है। मैं अपने माइंड में एक ग्रेडिंग जो है हमेशा सेव कर लेता था। भाई ये केस, स्टेजिंग तो मैं खुद डायग्नोस कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैं अपने माइंड में एक चीज रखता था, भाई ये जो पेशेंट है ये ग्रेड बी का है। जब सारी चीजें हो जाती थी पेरियो रिलेटेड, तो वहां पे मैं चार चीजें देखता था। ठीक है, चार चीजें में मुझे क्यों चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए कि भाई मैं इस केस को ग्रेड बी में रखूं या फिर मैं इसे ग्रेड बी से शिफ्ट करूं ग्रेड ए या सी की तरफ। तो वो तीन चार चीजें कौन सी होती थी? सबसे पहली एज है पेशेंट की, जो मैंने पूछ ली स्टार्टिंग में ही। फिर ये अभी आई हैं क्या? फिर ये आप थी जब ये डिस्कस कर रहा था मैं? दोबारा से करूं क्या? अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग मींस रैपिडली प्रोग्रेसिव इन नेचर है या फिर स्लोली है पेरियोडोंटल डिजीज, ये किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। मैं फार्मूले पे नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है। ठीक। इसमें मैं जो यूज करता था जो टेक्निक, वो थी assume very first grade B disease and then seek evidence to shift to grade A and C। किसी भी केस को मैं डायरेक्टली स्टेजिंग के साथ माइंड में ये बना देता था डायग्नोसिस कि भाई ये ग्रेड बी का है। जब सारी चीजें मैंने कर ली, स्टेजिंग भी मैंने कंफर्म कर ली स्टेज 3 है, उसमें मैं लास्ट में चार चीजें देखता था। ठीक है, चार चीजें मुझे क्यों चाहिए? चार चीजें मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे ग्रेड बी में इस केस को रखना है या फिर इसको शिफ्ट करना है ग्रेड ए की तरफ या सी की तरफ। वो चार चीजें कौन सी हैं? एज, एज मैंने पेशेंट की पूछ ली, मुझे पता है ये 60 ईयर का ओल्ड पेशेंट है या 50 ईयर ओल्ड पेशेंट, एक चीज मैंने देख ली। दूसरी चीज देखता था उसकी ओरल हाइजीन, जो मैंने इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में चेक कर ली थी कि वो ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर है उसकी। ठीक। तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए? तीसरी चीज उसकी बोन लॉस चाहिए। जो मेरे पास ओपीजी थे, ओपीजी था, उससे मैंने देख लिया कि भाई इसकी बोन लॉस इतनी है ही नहीं, अभी तक ये कोरोनल थर्ड पर बोन लॉस है। चौथी चीज क्या देखता था? रिस्क फैक्टर्स, जो मुझे कहाँ से मिलेंगे, जो मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली, उसकी पर्सनल हिस्ट्री में मुझे ये पता चला ये तो स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर है। ठीक। मेडिकल हिस्ट्री में मुझे पता चला ये डायबिटीज है, इस पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज है। अब पेशेंट की एज है 50 ईयर, ओरल हाइजीन भी पुअर है। ठीक। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डायबिटीज भी है, उसको अनकंट्रोल्ड है। लेकिन जब मैंने ओपीजी देखा तो उसमें बोन लॉस जो है वो अभी इतनी है ही नहीं, कोरोनल थर्ड पे बोन लॉस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से इसकी बोन लॉस होनी चाहिए इतनी सारी कंडीशंस में, उतनी तो हुई ही नहीं है। तो फिर मैं ग्रेड बी को शिफ्ट करता था ग्रेड ए की तरफ। अगर इसको मैं रिवर्स करूं, एज मुझे मिली है पेशेंट की 40 ईयर, और जो है उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसकी ओरल हाइजीन भी अच्छी है, और उसकी बोन लॉस इतनी सीवियर है, तो फिर मैं ग्रेड को कहाँ शिफ्ट करूंगा? ग्रेड को सी की तरफ लेके जाऊंगा। तो मेरी सिंपल ट्रिक ये होती थी, और मैं उस पर डायग्नोस कर लेता था कि भाई इसका ग्रेड बी है, ग्रेड सी है। मैं इस फार्मूले के चक्कर में पड़ता ही नहीं था, क्योंकि ये मुझे ट्रैक से बिल्कुल डाइवर्ज करता था फार्मूला। एक तो वो वहाँ चीजें, ये जो रेडियोग्राफिक सीरीज आप मांग रहे हैं ना, वो मिलेगी नहीं, पहली बात है।
दूसरी चीज ये कि वहाँ सारी चीजें ओपीजी पे करनी है, ओपीजी पे परसेंटेज को देखना, रूट की उसको डिवाइड करना, वो भी पेज पे, उससे पूरी डाइवर्जेंस हो जाती है। मुझे अपने आप को सेव रखना है, तो मैं ये सारी चीजें मुझे केस से ही मिल रही हैं, मेरी हिस्ट्री पे लिखी हुई हैं, पेपर पेड पे लिखी हुई हैं, सारी चीजें मेरे सामने हैं। तो एक रफ डायग्नोसिस होती थी ग्रेड बी की, मैं बना देता था, फिर मैं अपने एविडेंस देखता था इन चार चीजों के बेसिस पे। एज, उसकी जो ओरल एग्जामिनेशन आपने की है वो, तीसरा ओपीजी तो वैसे ही आपके पास है, और चौथा उसका रिस्क फैक्टर्स और पर्सनल हिस्ट्री। इन चार चीजों के बेसिस पे मैं अपने ग्रेड को ए की तरफ लेके जाता था या सी की तरफ लेके जाता, वरना मैं ग्रेड बी में ही रखता था। ये है सिंपल मेरा फार्मूला। इसमें अगर आपको कोई डिस्कशन करनी हो तो आप अब क्या करेंगे, मेरी ये ट्रिक है, आप अगर इसको समझ में आए आपको तो आप फॉलो करें। जी। सर आप ज्यादातर इसमें बोन लॉक तो देख रहे हैं ना? हाँ, मतलब मैं और उस दिन मैं और वसफा भी यही सोच रहे थे कि हमें कुछ इस फॉर्मूले का ना थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। वहां पे डिवाइड करने बैठे तो फिर तो बस भाई टाइम लग डिवाइड, जाएगा ना हाँ ज्यादा। डिवाइड तो कर ही यही नहीं सकते चल। आप लोग, आपको वो चीजें देंगी ही नहीं, पहली बात है। जी। ठीक है, ऊपर से इतना जी। सारा प्रेशर होता है। पेरियो का केस थोड़ा देख लिया तो, क्योंकि पेरियो की एग्जामिनेशन में कितनी माइनर माइनर चीजें आ रही हैं, फर्केशन भी हम देख रहे हैं, अब इसको ट्रीटमेंट प्लान में भी इन्वॉल्व करना है, तो इतना माइंड कंफ्यूज हो जाता है इन चीज़ों में। चीज़ें बेसिक पता हो, लेकिन उसमें देखें आप, ट्रिक्स ढूंढें अपनी, उसको अप्लाई करें अपनी प्रैक्टिस में। और मैंने जितने भी प्रैक्टिस की है इसमें सर लॉन्ग आप केस। हाँ। आप कह रहे हैं कि अगर ओरल हाइजीन अच्छी है और बोन लॉस ज्यादा है और रिस्क फैक्टर भी आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप हम लोग शिफ्ट हो जाएं ग्रेड ए पे। हाँ। अगर ओरल हाइजीन उसकी अच्छी नहीं है और बोन लॉस हमें नहीं मिल रहा हाँ। और रिस्क फैक्टर भी उसके हैं, तो हम लोग फिर ग्रेड सी पे। अच्छा, अब इस ठीक। चार्ट को देखें, ग्रेड ए में जाओ, उसका फिनोटाइप में देखो, हैवी बायोफिल्म डिपॉजिट्स हैं लेकिन लो लेवल ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रक्शन है ग्रेड ए में। मतलब बायोफिल्म पुअर ओरल हाइजीन भी है उसकी, लेकिन वो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से इतनी जितनी बॉन्ड डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो है ही नहीं उसकी, उस पेशेंट में। और रिस्क फैक्टर्स दोनों ए में होते ही नहीं है। ए में नॉन स्मोकर होता है और डायबिटीज वगैरह होती नहीं। अगर आपको लगे कि भाई वाकई में है इसमें स्मोकर, तो आप वहीं शिफ्ट कर दें। और बॉन लॉस इतनी सीवियर नहीं है तो आप ग्रेड बी में ही रहें, रिस्क फैक्टर्स अगर मिल रहे हैं आपको तो। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। जी, आपको डॉक्टर महविश और क्या नाम है इनका, प्रे। जी डॉक्टर हसनैन, काफी अच्छा, मतलब आपने इसकी ट्रिक निकाली है। मुझे वैसे इसमें काफी कंफ्यूजन थी, बस मैं ये एज से ही एस्टिमेट कर रही थी अभी तक कि हाँ जी एज ऐसे है तो मैं कर लूंगी, एज को लेकिन आपने छोड़ ये दें, अच्छा। एज बस थ्योरी के लिए याद रखें, सिंपल है, आप माइंड में बना हम्म। लो बी है। तो बी में जाएं, नहीं नहीं, एज बहुत देख, अच्छा आपने दिया एज है। देखें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो आपने पेशेंट की हुई है ना, कि भाई उसकी हाँ। सॉफ्ट टिश्यूज देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, हैवी बायोफिल्म डिपॉजिट विद लो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसको को रिलेट करें आप इसको बॉन्ड डिस्ट्रक्शन से। एक उसकी हम्म। ओरल हाइजीन को को रिलेट करो, दूसरे उसके रिस्क फैक्टर्स को को रिलेट करो। रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग देखें और डायबिटीज देखें। स्मोकिंग, डायबिटीज। शिफ्ट करें बस, ए की तरफ ठीक जाएं है। या सी की तरफ। भाई आपने पूछा है, ठीक है। मैंने ठीक आपको ट्रिक दी और ये मैंने फॉलो की है बस, इसमें और है, ये कुछ नहीं। वाकई में बहुत अच्छी ट्रिक दी है, अभी तक ये मुश्किल ही हो रही थी इसमें। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एज्यूम वेरी फर्स्ट ग्रेड बी डिजीज देन सीक एविडेंस टू शिफ्ट टू ग्रेड ए एंड सी। अब एविडेंस आप खुद ढूंढें इस केस में, आपको अगर केस मिलता है उसमें आप एविडेंस तलाश करें। और एविडेंस का मैंने बता दिया है, चार चीज़ों के बेसिस पे देखें, और ये चार्ट आपको याद हो। सही। ठीक है, ठीक है। ये है बस इसमें, और कुछ इसमें। और नेबर्स प्रोब आप मांगिएगा परकेशन के लिए, पैराडोनल प्रोब आप मांगेंगे, ठीक है, टॉपिकल जेल्स भी आप मांगेंगे,
और कहीं पे भी क्राउन्स वगैरह लगे हुए हों तो उसके कांटेक्ट पॉइंट चेक करने के लिए फ्लॉस भी मांगिएगा आप, ठीक है। और खास करके उनकी प्रॉक्सिमल सरफेस जहाँ क्राउन, फॉर एग्जांपल क्राउन प्री मोलर पे लगा हुआ है, तो फिर आप उसके बराबर वाला जो दांत है उसकी मीजल सरफेस को देखिएगा कि उस क्राउन की वजह से कहीं कैरीज तो नहीं है, कांटेक्ट पॉइंट्स तो सही है। डॉक्टर तो ये हसनैन, पे जो भी पेशेंट होंगे जिसमें भी क्राउन लगा हुआ होगा, हमें लाजमी है हर पेशेंट में चेक करना है, भले जी वहां पे चेक, कोई मसला है? जी चेक करना है आपने वहाँ पे। सही। और अगर किसी पेशेंट ने रूट कैनाल करवाई हुई है, फिलिंग वगैरह उसने करवाई है, वो खुश है उससे, और मतलब क्राउन लगवाया हुआ है, लेकिन आपने देखा है कि क्राउन की मार्जिन्स वगैरह सही नहीं है, तो आप पेशेंट से पूछिएगा आप खुश हैं इस क्राउन वगैरह से, ठीक है। सही। पूछना पूछना है ताकि आप उसकी काउंसलिंग कर सकें। आपने ये क्राउन 1 साल पहले लगवाया है, लेकिन आपको तकलीफ अभी नहीं है, लेकिन आसपास इसका कीड़ा लगा हुआ है, आप ये रिप्लेस करवाएं, इसकी वजह से बराबर वाला दांत भी खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग का हिस्सा है। अच्छा डॉक्टर हसनैन, मुझे आपसे ये पूछना था, जी। लॉन्ग केस में जैसे ही हम पेरियो कंपोनेंट पे आ रहे हैं, हाँ मैं सबसे पहले बीपी स्कोरिंग कर रही हूँ हाँ रैमचर्ड को लेकर, ठीक है। हाँ। फिर मैं कर रही हूँ प्लाक एंड डेब्रिस इंडेक्स भी जो होती है, वो भी मैं कर रही हूँ, उसको भी मैंने सेक्सटेंट वाइज मेंशन करना है अपने लिए। मैं सेक्सटेंट वाइज बीपी भी मेंशन कर दूंगी, और मैं सेक्सटेंट वाइज ही प्लाक डेब्रिस भी मेंशन कर दूंगी, रिसेशन को भी मैं सेक्सटेंट वाइज करूंगी। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर में रिसेशन है। अब कहने का मतलब ये है कि बीपी को तो मैं ऐसे बता देती हूँ, 2 इन ऑल सेक्सटेंट, या 2 2 2 1 1 और स्टार, ठीक है। तो मैं इसको कैसे उनको प्रेजेंट करूंगी, प्लाक एंड कैलकुलस को तो, और दूसरा ये रिसेशन को? देखिए में प्लाग और इसका स्कोर आप चेक कर रही हैं वहाँ पे? नहीं, वो है ना कि अबव दी जिंजिवा है तो स्कोर 1 है, मिडल तक आ रहा है तो 2 है, अगर फुली कवर्ड है तो 3 है, जो प्लाक इंडेक्स है उसमें मैं जो डॉक्टर मैं फैसल स्कोर की नहीं लॉन्ग करता था। केस। मैं स्कोर ये होता है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। मैं अगर तो देखता फिर था हम बस मैं ये बता दें कि ये लोकलाइज्ड है, या बस हम मैं लो एंटीरियर में है या लिंगुअली है? हाँ, मैं लोकेशन के हिसाब से बताता था प्रेजेंटेशन के दौरान। बस ये फिर हम सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन में जैसे ही मुंह खुलवा रहे हैं उसी टाइम पे ही बता दें कि ओरल हाइजीन सेटिस्फेक्ट्री है या फेयर है या कैसी है। हाँ, उस तरीके से बता दें। बाकी हम्म। हार्ट टिश्यू एग्जामिनेशन में जैसे आप बता रहे हैं ना कि लोअर राइट की अलग फाइंडिंग एक्सप्लेनेशन आप बता रहे हैं प्रेजेंटेशन में, आप लोअर एंटीरियर्स में पहुंचे हैं, वहाँ क्लिनिकली आपने देखा हैवी कैलकुलस बिल्डअप है ऑन लिंगुअल सरफेस, तो आप प्रेजेंटेशन के हम्म। दौरान मेंशन कर दें। ओके। मिस नहीं सही। होना चाहिए, मेंशन करें वो। फिर ये मैं हार्ट टिश्यू पे एग्जामाइन कर, मैं ये हार्ट मैं टिश्यू में मेंशन ये करूंगी मेरा इसको। तरीका यही होता था। अगर मैं हम्म। किसी सरफेस या एरिया पे देखता था प्लाक एक्यूमुलेशन, तो मैं प्रेजेंटेशन के हम्म। दौरान उसी कोऑर्डिनेट को मेंशन कर देता था। और अगर जनरलाइज्ड है तो वो मैंने कब मेंशन करना है? जर्नलाइज्ड फॉर है तो एग्जांपल जर्नलाइज्ड वो है मुझे तो इन सॉफ्ट में या हार्ड में? तो वो आप सॉफ्ट में जाएंगे। पुअर पेशेंट्स ओरल हाइजीन बस कैरेक्टराइज्ड पुअर बोल बाय देते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री है ड्यू टू हैवी कैलकुलस बिल्डअप अलोंग ऑल जो है कोऑर्डिनेट्स, ठीक। सही हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया, बीपी को मैंने ऐसे बता दिया। अब रिसेशन को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी, मेरी क्या वर्डिंग्स होंगी, मैं क्या उन्हें बोलूंगी कि रिसेशन रिसेशन कैसे लोकलाइज्ड है है? या मिलर जर्नल? क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगी, या फिर मैं सेक्सटेंट वाइज बताऊंगी, कैसे? फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड है, लोकलाइज्ड भी है और जनरलाइज्ड भी, दो हैं सिनेरियोज। देखिए, मिलर्स के हिसाब से आप प्रैक्टिस तो कर लें, लेकिन वहाँ आप कर पाएंगी या नहीं ये नहीं पता मुझे। मिलर्स के अच्छा हिसाब से ठीक। आप कैन डिफाइन कर सकती हैं, आप म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन के हिसाब से बता देंगी वहाँ पे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मिलर्स के हिसाब से बता दें। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊं उसको? तो आप वही तरीका यूज करें जो कैलकुलस बिल्डअप वाला तरीका है, लोकलाइज्ड है, लोअर इंटीरियर्स के सराउंड बिल्डअप हुआ हुआ है, एरिया वाइज बताएं। लोकलाइज्ड है या जर्नलाइज्ड, अराउंड 1 1 1 2 इस तरीके से। ओके। लेकिन आप मिलर्स की प्रैक्टिस करके जाएं, मिलर्स की प्रैक्टिस हमने की थी, तो मिलर्स के हिसाब से
डायग्नोसिस तो आपके मिलर के हिसाब से होगी, हम्म। जो आप फाइन वो लिखेंगे ना। म्यूकोजिजिवल जंक्शन तो लाइक हम इसको स्क्रैच करते हैं जब हम लिप को, तो वो हमें अच्छा प्रोमिनेंट हो जाता है, ऐसे करते हैं ना। हाँ, वो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन को चेक करने का हाँ, वो तरीका है ना। विजिबल हो जाता है, मतलब ये हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, जी। पुल करते हैं ना। जी। जी, ठीक ठीक। फिर आप है ना वो प्रोब को घुमाते हो, बस यही रोल था। करते हो, मैंने अब मुझे याद नहीं है, आप उसको स्ट्रेच करके फिर रोल करते हैं इसको। हम्म। ये इस पे वीडियो होगी यूट्यूब की, तो उसमें डिटरमाइन म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन से जो है ना आप मालूम कर लें सारी चीजें। ठीक है। बेहतर और ये है कि मिलर्स को हम कर लें हैं, जी, ये ज्यादा आपकी बेहतर है। डायग्नोसिस विदाउट मिलर्स नहीं बन सकती। आप सही। प्रेजेंटेशन में तो बता देंगे कि भाई इस एरिया में जिंजाइवल रिसेशन है, जब आप डायग्नोसिस हम्म। पूरी बता रहे होंगे तो उस डायग्नोसिस कैसे बताएंगे आप? सवाल ये है ना। हम्म। आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल। के हिसाब से बच जाएंगी, लेकिन ये जो मेन चीज है डायग्नोसिस वहाँ नहीं बच पाएंगी। हाँ, कैलकुलस का तो चलो डायग्नोसिस हम्म। फिर मेन भी, कंपोनेंट है। हाँ कैलकुलस का तो फिर भी प्लाग स्कोर ये तो फिर भी चलो हो जाएगा, लेकिन जिंजाइवल रिसेशन जो है उसको डायग्नोस करना सीखें, हम्म। पिक्चर्स सही। देखें, ठीक है। तो ये पूरी समरा, और कोई सवाल है इसमें, और कुछ नहीं है? बाकी ये सारी चीजें वही जो बता रहा था मैंने, कि ओपीजी आने के बाद आप कंफर्म करेंगे पेरियोडोंटाइटिस है कि नहीं। क्लिनिकली कैसे पता चलेगा? क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस से, रेडियोग्राफिकली आपको पता चलेगा रेडियोग्राफ बोन लॉस से, पॉकेटिंग से भी पता चल जाएगा जो सेकेंडरी हमारा। उसके बाद आप स्टेजिंग मालूम करें, वही 4 पैरामीटर्स आपने देखने। देन यू हैव टू डिटरमाइन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में वही बोन लॉस, एज रेशो वाला, स्मोकिंग, डायबिटीज एविडेंस, ठीक है। और उसके बाद है ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आपका क्या होना चाहिए? अगर आपकी स्टेज 1 है तो आपके उसी कंट्रोल फेस में सिंपल ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस होंगी। किसी भी पेरियो के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केलिंग, रूट प्लानिंग, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस। आप सारी चीजें डेमोस्ट्रेट करेंगे। आपके दांत खराब होने की वजह ये है, उसमें ब्रशिंग करनी है, आपने इस तरीके से ब्रशिंग करनी है। अगर कहीं ब्रिज लगा हुआ हो, स्पेसिंग हो, तो वहां पे आपने कौन से ब्रश रिकमेंड करोगे? अगर एक पेशेंट है उसके ब्रिजेस लगे हुए हैं उस एरिया पे, और ओरल हाइजीन है, स्पेसिंग है दांतों के दरमियान, तो वहां पे वो है इंटरडेंटल कौन? ब्रशेस करेंगे, हाँ, इंटरडेंटल सिंगल टफ्टेड और ब्रश। सुपर फ्लॉस भी, बस सिंगल टफ्टेड, सॉफ्ट और हाँ। पास है सब। हाँ, ये ब्रशेस इस तरीके से आप पेशेंट को सारा गाइड करेंगी। ये स्टेज 1 का है आपका। स्टेज 1 या कोई भी केस ले लो, पेरियो का कोई भी स्टेज हो, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी है ओरल हाई, जो स्केलिंग, रूट प्लानिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से आपने उसको, पेशेंट को बिहेवियरली मैनेज करना है। जैसे स्मोकिंग का सीजेशन प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मेल पेशेंट वहाँ लग भी जाता है, उसने स्मोकिंग हिस्ट्री दे दी, तो आपने वहाँ पे थोड़ी बहुत काउंसलिंग करनी है। डायबिटीज़ को अच्छे से पढ़ो, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, आपका क्या मैं रोल होगा वहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो है स्टेज 2 में वही चीज़ें हैं, स्केलिंग, रूट प्लानिंग, रिस्क कंट्रोल, री एवेल्युएशन। री एवेल्युएशन, चलो एक पेशेंट है, आपने उसकी स्केलिंग कर ली, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन दे दी, बिहेवियरल मैनेजमेंट कर दिया, फिर हमारा काम होता है री एवेल्युएशन का। अब री एवेल्युएशन कितने दिनों के बाद होगी, और वो पेशेंट जब आएगा आप क्या क्या चीज़ें री एवेल्युएट करेंगे, आप अपने केस में कौन सी चीज़ें मेंशन करेंगे? सही। डॉक्टर हसन, मुझे एक सवाल और पूछना था। मुझे बड़ी इस चीज में परेशानी होती है। जब भी मैं बीपी करती हूँ ना, तो 2 ही आ रहा होता है हर सेक्शन में, और फिर लेके डायग्नोसिस जो है ना बना देते हैं, जनरलाइज पेरिडोंटाइटिस, ओपीजी की बेस पे ग्रेड सिवियरिटी बना दी, स्टेज 2 बना दी, ग्रेड बी बना दी, अनस्टेबल, और ये सारा कर दिया। अब समझ ये नहीं आता, जब स्कोर बीपी स्कोर 2 आ रहा है, हालांकि बीपी स्कोर एक सिर्फ स्क्रीनिंग टूल है, डायग्नोसिस तो इससे नहीं पता लग रही, और मेरी जो डायग्नोसिस बन रही है वो जनरलाइज्ड बन रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं दोनों चीजें? जर्नलाइज्ड बन रही है तो आप और भी तो चीज़ें देखें ना उसमें।
पेरियोडोंटाइटिस की और कौन सी चीजें उसमें नजर आ रही हैं आपको? और रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, हाइजीन हो गई, और एज फैक्टर हो गया। ये तीन चीजें ही हम इसमें देख रहे होते हैं। फर्केशंस वगैरह नजर नहीं आती उस केस में? हाँ फर्केशन। हाँ हाँ, फर्केशन नहीं नहीं, फर्केशन भी नहीं नजर आ रही होती, बहुत बार ऐसा हुआ है। और मैं अगर किसी का सुन भी रही होती ना, लाइक, या तो फिर हम सबका थोड़े कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, जो हम स्टेज बता दे, ये बीपी में 2-2 बता देते हैं, और डायग्नोसिस सब यही कर रहे हैं, जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस। जबकि अगर देखा जाए तो स्टेज 2 तक जिंजिवाइटिस ही होता है, प्लाक कैलकुलस जब तक होता है तो। अभी तक तो बोन तक गया ही नहीं होता, बोन लॉस तो हुआ ही नहीं होता। हाँ, तो आपकी फिर टेक्निक में होगा मसला, आप पॉकेटिंग वगैरह चेक मेरी, नहीं करें। हाँ। अब आपने चीजें आज दो तीन नई सुनी होंगी, आप उसको भी देखेंगे अब। ठीक है, सिर्फ हम्म। पॉकेटिंग नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हाँ। हैं जो हमें पेरियोडोंटाइटिस की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा हम्म। था कि री एवेल्यूएशन में आप क्या चीजें देखेंगे। 3 मंथ्स पे होगा री एवेल्यूएशन, उसमें ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग देखो, सुपरेशन देखो, रिसेशन देखो, पॉकेटिंग डेप्थ देखो, मोबिलिटी, पल्पल स्टेटस, अगर कोई आपने कोई ट्रीटमेंट किया है तो। लेकिन बेसिकली आप यही चीजें देखेंगे री एवेल्यूएशन में। पेरियो के लिहाज से आप देखेंगे प्लाग, ओरल हाइजीन स्टेटस, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, कोई पस वगैरह तो नहीं है, पॉकेटिंग, रिमेनिंग पॉकेटिंग डेप्थ। जैसे आपने फर्स्ट विजिट में देखा 5 mm थी, 6 mm थी, आपने स्केलिंग कर दी, अब उस जगह कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं, वो सारी चीजें आप एज अ पेरियो पेरियो के लिहाज से री एवेल्युएट करेंगे। ठीक है। और डॉक्टर अच्छा, हसनैन, ये रीवैल्यूएशन पेरियो में कितने मंथ्स के बाद होता है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स? कैरेंजा, हाँ कैरेंजा में ट्रीटमेंट प्लानिंग का चैप्टर है, वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो जो फुल रेडियोग्राफी सीरीज आप मांगते हैं उसमें सिर्फ हम बोन लॉस वगैरह नहीं देखते, उसमें एंडोपेरियो लीजन्स भी आप देखेंगे। ठीक है, बोन लॉस, एंडोपेरियो लीजन, सारी चीजें हम साथ देखते हैं, पेरियो की जितनी भी चीजें हैं, इसलिए हमें इतनी पूरी सीरीज मांगनी है। ये आपकी कैरेंजा में लिखी हुई है। ठीक है। सही। अच्छा, अब मैं बस थोड़ी सी चीजें डिस्कस और करूंगा, उसमें है स्टेज 3 और स्टेज 4 इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करती हैं, हमेशा हमेशा कंफ्यूज करती हैं। स्टेज 3 में आपको डीप पॉकेट्स, वर्टिकल बॉन्ड डिफेक्ट्स, फर्केशंस वगैरह मिलेंगी आपको। और जो स्टेज 4 है उसमें इन चीज़ों के साथ साथ आपको क्लैप्स बाइट मिलेगी, ड्रिफ्टिंग होगी, फ्लेयरिंग होगी, बहुत सीवियर केस होगा। अब देखिए, आप लोगों ने इस तरह स्टेज 3 स्टेज 4 में ओपीजी पे जब पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट में आप बताते हैं स्केलिंग और रूट प्लानिंग कर दी। ठीक है, अगर स्केलिंग और रूट प्लानिंग से अगर फायदा नहीं हो रहा स्टेज 3 में, स्टेज 4 में जिन दांतों को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, आप वहां जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपने सवाल समझा? नहीं डॉक्टर हसनैन, मुझे समझ में नहीं आया। चलें, देखें स्टेज 3 में क्या है, डी पॉकेट्स होते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में एक पेशेंट है जिसकी आपने डायग्नोसिस क्या की है, स्टेज 3 पेरियोडोंटाइटिस। अब जाहिर बात है, आप डायरेक्टली तो उसकी सर्जरी वगैरह तो नहीं कर सकते। आप उस पेशेंट को कहाँ रखोगे, आप उसको रखेंगे रिस्क कंट्रोल पे, स्केलिंग और रूट प्लानिंग पे, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है। अगर वही पेशेंट ड्यूरिंग री एवेल्यूशन आपने देखा कि उसकी पॉकेटिंग में इंप्रूवमेंट आई ही नहीं है, ठीक है, तो आपके फिर आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा वहां पे? मुझे पेरिडोनटल सर्जरी की तरफ जाना होगा अगर उसकी नहीं आ रही इम्प्रूवमेंट, या नहीं? बिकॉज सिर्फ स्केलिंग और रूट प्लानिंग से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही पेशेंट को, तो फिर तो। चलें ठीक है, हाँ देखें हाँ, ये। हाँ बताएं। हाँ, जब नॉन सर्जिकल से नहीं होगा तो फिर हम सर्जिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि जब ये डेफिनेटिव फेस में आप ट्रीटमेंट प्लान वगैरह बताते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ों का खास ख्याल रखें। ठीक, वहाँ चीज़ों का खास कैसे ख्याल रखना है, जैसे आपने कहा आप पेरियोडोंटल सर्जरी करेंगी, रीजनरेशन करेंगी, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी चॉइस क्या होगी, सर्जरी होगी या रीजनरेशन होगी, और इन दोनों में से आप डिसाइड कैसे करेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा?
मैं तो कहूंगी मैं रेफर कर दूंगी पेशेंट को, रेफर पेरियो से कर दें? ओपिनियन लूंगी। चलें ठीक है, ये भी तरीका सही है, लेकिन आप थोड़ी बहुत चीजें ये याद रखें कि जब भी स्केलिंग के बाद जो है रेजिडुअल पॉकेट जो है ना उनकी डेप्थ ग्रेटर देन 5 mm हो, तो आप किसकी तरफ जाओगे? आप इन दोनों ऑप्शंस की तरफ जाओगे, पेरियोडोंटल सर्जरी या रीजनरेशन की तरफ। इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? रीजनरेशन का। रीजनरेशन में कौन सी टेक्निक्स हैं? जीटीआर है आपका, इनेमल मैट्रिक्स डेरिवेटिव्स हैं, ये आपकी रीजनरेशन में। पेरियोडोंटल सर्जरी में कौन सी हैं? वो जो रूट रिसेक्शन सेक्टिव थेरेपी करते हैं वो है। तो ये अक्सर कोई पूछ लेंगे, कोई किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कैसे गए सर्जरी की तरफ, क्यों गए, कब जाओगे? तो आपका जवाब ये होगा कि जब रेजिडुअल पॉकेट डेप्थ आफ्टर रिपीटेड स्किलिंग एंड रूट प्लानिंग अगर वो डीपर देन 5 mm है स्टिल, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचेंगे, रीजनरेशन और सर्जरी। रीजनरेशन में आपके जीटीआर पढ़ लें थोड़ा बहुत, ठीक है, इनेमल मैट्रिक्स डेरिवेटिव्स का रोल पढ़ लें, और एक और चीज पूछते थे वाइवा में, बहुत पुराने जो लॉन्ग केसेस होते थे, में लेजर असिस्टेड न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर का मैकेनिज्म पूछते थे। ये हमारे डीसीएनए में तो हाँ, ये डीसीएनए की सीरीज में है। हाँ, तो ये पढ़ लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टर्म्स हैं आपकी, ताकि आप अपने आप को वहाँ सेफ रख सकें। बाकी और कुछ नहीं है। पेरियो के लिहाज से इन्वेस्टिगेशंस आपको पता हो, ये स्लाइड में जितनी चीजें हैं इसको आप क्लिनिकली परफॉर्म कर सकें, ये चार्ट्स आपको याद हो, और दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको पता हो, जिसको हम कहते हैं करेक्टिव सर्जरी। जब हमको लगे कि भाई ये स्टेज 3 और स्टेज 4 का है, ये सिर्फ ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन से सही नहीं होगा, हमें दूसरे ऑप्शंस देखने हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रीजनरेशन का, फर्केशन की मैनेजमेंट आप पढ़ें बीडीजे के आर्टिकल्स में से। तो ये छोटी छोटी चीज पढ़ लें ताकि आपको वहाँ कोई लॉन्ग केस में आपका कोई ऐसा मोलर्स के अराउंड फर्केशन है तो वहाँ पूछ लें, क्या पता, तो इस हिसाब से। बाकी मेंटेनेंस रिकॉल का मैंने एक पेज शेयर किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप याद कर लें, इन सारी चीज़ों को अपने लॉन्ग केस में आप इन्वॉल्व करें। बाकी कुछ भी नहीं है और कुछ इसके अलावा। ये बस खत्म हो गया है, मैंने इतना ही डॉक्टर बनाया। हसनैन अगर आपके पास डॉक्टर हसनैन आपके पास अगर टाइम है तो मैं एक आपसे केस शेयर करूं, बस एक टूथ डेहिसेंस मिला था मुझे, तो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो बस वो एक ही टूथ का आप बता दें, बाकी तो पूरा मैंने आई थिंक देख लिया था उसका। तो मैं शेयर करूं, मेरे पास ओपीजी की भी पिक्चर है और उसका क्लिनिकल सामने भी है, तो वो देखें, अगर उसमें भी डिस्कस रिसेक्शन करना हुई है हुई तो है, और अगर आपके पास टाइम है, नहीं, अगर अभी अभी टाइम है तो, अभी वरना तो डिस्कस टाइम। नहीं हो सकता, कोई और डे रखें, वो केस फिर करते हैं। चले कोई सही। और के डे आप रखें जिसमें वो केस आप प्रेजेंट भी करें, जी, और फिर वो डिस्कशन भी हो जाएगी उस पर हमारी। चले सही है। ठीक फिर है, आप बता दें कौन सा डे रखें। अब कल तो नहीं हो सकता, मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है। अभी है ना, अभी टाइम है ना, आपके एग्जाम है? हमारे टोक्स 10 को है, 10। आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, फिर डे में बता दूं। चलो ठीक है। ठीक है, डॉक्टर महवेश और चल डॉक्टर प्रे, और कुछ तो कुछ भी नहीं है हाँ, इसमें, नहीं नहीं, बहुत ही बहुत जी क्लियर समराइज डॉक्टर। डॉक्टर चीजें हसनैन, हैं, बाकी बस बहुत, प्रैक्टिस करें। हाँ, क्लियर हो गया काफी हद तक। जी डॉक्टर हसनैन, एक चीज जो आपने कहा ना, अगर हमारे पैकेट डेप्थ 5 mm से ज्यादा आता है आफ्टर स्केलिंग, तो फिर हमें रीजनरेशन या पैराडोंटल सर्जरी की तरफ जाना होगा। तो हमें ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें रीजनरेशन करनी है या पैराडोंटल सर्जरी करनी है? ये देखें, रीजनरेशन ही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर इन दोनों में से मैं आपसे कहूँ ना, तो आप बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? रीजनरेशन होगा। लेकिन का इसके साथ कोई साथ रीजन? रीजनरेशन और जो सर्जरी में जो डिफरेंस क्या होगा आपका? सर्जरी में कंप्लीट आर्किटेक्चर जो है ना आपका नहीं बनेगा, उसमें कोमॉर्बिडिटीज होंगी क्योंकि आप सर्जरी करेंगे, ठीक है। रीजनरेशन में हम्म। आप पूरा जो लॉस स्ट्रक्चर होगा आप उसको दोबारा से बनाएंगे, ग्राफ्टिंग के थ्रू बनाएंगे, एनेमल मैट्रिक्स डेरिवेटिव्स के थ्रू बनाएंगे, उसमें इतनी कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती आपकी, ये डिफरेंस सही। है।
इसका रेफरेंस जी ये है डॉक्टर। कि 2024 के शायद 23 में पेरियो सीरीज आई थी, वहां से ये मैंने पॉइंट निकाला था। और डीसीएनए में सही। भी रीजनरेशन के 3 इंडिकेशंस लिखे हुए हैं, शायद एक इम्प्लांट का आर्टिकल है। वो मैंने हम्म। मेंटेनेंस फेज भेजा है ना, उसके ऊपर टॉप पे देखना, रीजनरेशन की 3 इंडिकेशंस लिखी हुई हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जी जी। और डॉक्टर हसनैन, आपने दूसरी दूसरी एक्टिंग कराई ना, लेजर असिस्टेड, ये कौन सा आपने नाम बताया पूरा जिसको पढ़ना है? ये लेजर। पिछले बार ये बड़ा इनका फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। लेजर असिस्टेड न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर, इसका मैकेनिज्म पूछते थे और ये कब करते हैं। जी। ठीक सही। है, अब ये मेरे पास तो है नहीं, मैंने लिखा हुआ नहीं है। आप देखें इसको, डीसीएनएम का ये फेमस ये आर्टिकल था। मेरे पास थोड़ा लिखा हुआ है, मैं भेजती हाँ, हूँ। इसमें दो चीजें आप पढ़ना, इसका मैकेनिज्म इसमें ये और ये कितनी मैकेनिज्म है मेरे पॉकेटिंग पास, डेप्थ पे हाँ। आप करोगे। हम्म। जी। ठीक है, बाकी सही आप डॉक्टर हसनैन। पेरियोडोंटल सर्जरी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि रिसेक्शन कब करते हैं, कौन सी रूट करते हैं, अगर मैक्सिलरी मोलर है तो उसमें कौन सी रूट रिसेक्ट करोगे। तो बीडीजे का आर्टिकल है फर्केशंस का, उसमें ये डिटेल में लिखा हुआ है। सही। पेरियोडोंटल सर्जरी, जी। उसमें रूट रिसेक्शन जो है स्पेशली मैंने वहीं से पढ़ा था। मैंने ये मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। मुझे याद यहाँ तक सही आ रहा है, इस फर्केशन के 2 आर्टिकल्स आए थे, एक पूरा आर्टिकल उसकी मैनेजमेंट पे था। तो उसमें इन्होंने सर्जरी के बारे में अच्छा बताया था। उसमें मैक्सिलरी मोलर्स का भी बताया था, कॉमनेस्ट रूट कौन सी होती है जो आप जो है रिसेक्ट करते हो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में, ये भी वहां पे लिखा हुआ है। हम्म। तो ये पॉइंट्स हैं, इसके रेफरेंसेस लें आर्टिकल से, 4-5 पॉइंट्स बनाएं ताकि आप वहां पे जस्टिफाई कर सकें रिसेक्शन के लिए कौन से प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। जी। सही। ठीक है फिर। डॉक्टर हसनैन, हाँ कैरियर टॉपिक्स के बारे में, जैसे डायग्नोसिस के लिए जैसे टॉपिक्स है, मैंने जो कवर किए हैं ना, वो एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस है, क्रॉनिक है, और लोकलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस है, और क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस है, और सर्जिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो पूरा डिटेल में अच्छे से। तो ये इनफ होगा। जी और जी, ये बिल्कुल इनफ है, इसमें फर्केशन की मैनेजमेंट देख लें आप। ठीक जी है। जी, वो तो पूरा है, फर्केशन, रिसेशन की हाँ मैनेजमेंट, जैसे मतलब बाकी सारी चीजें हैं ना, हाँ, उनकी यही सारी चीजें प्रॉपर हैं। मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, और इसके बस। क्लासिफिकेशंस मतलब आप क्लिनिकली वहाँ कैसे कर सकते हैं उसकी जी प्रैक्टिस जी करें, जी जी। पेशेंट पे स्पेशली, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अब मैं इसको कैसे क्लासीफाई करूँ। हम्म। नेबर्स प्रोब की मार्किंग वगैरह देख लेंगे, हो सकता है वहाँ रख लें। ठीक ठीक है, तो ठीक ये है इनफ डॉक्टर। टॉपिक्स है, मैंने भी यही किए थे टॉपिक्स। स्पेशली जी। क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस के तो वहाँ बहुत सारे केसेस आ सकते हैं आपके, एगेरेसिव का कोई हम्म। एक केस आ सकता है। पहले पेरियो के बहुत सारी चीजें आती थी, पूछते थे, क्योंकि अब पेरियो एक अलग स्पेशलिटी हो गई है, तो इतना नहीं खींचते, पहले बहुत खींचते थे पेरियो में। तो आप जितनी चीजें आज आ रही हैं, फर्केशन, जिंजाइवल रिसेशन, इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, नॉन सर्जिकल क्या होगा, सर्जिकल क्या होगा, कब करेंगे, मेंटेनेंस फेज क्या होगा, एग्जामिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, एक्सरेज, तो ये बेसिक बेसिक चीजें पेरियो की आपको अगर हैं पता है फिंगर टिप्स पे, तो इनफ है मेरे ख्याल से। डॉक्टर हसनैन, मैं असल में आज थोड़ा प्रोस्तो का थी, तो मुझे हमें जो है ना, डॉक्टर जाजिब ने बताया था कि जो कैनाइन से कैनाइन हम ब्रिज लगाते हैं ना, तो वो हम लोग कह के वन नहीं लिखा हुआ है कि आपको कैनाइन से कैनाइन तक जाना है। केनाइन से केनाइन मतलब, मैं समझा नहीं सवाल थोड़ा लोअर repeat। में मैं फिक्स पार्शियल टेंशन की बात कर रही हूँ। हाँ, केनाइन टू वो केनाइन। मतलब अगर हमें फिक्स लगाना है, फिक्स पार्शियल डेंचर लगाना है, और सेंट्रल इंसाइजर, मतलब डॉक्टर जाजेब ये कह रहे थे सेंट्रल आपको अगर। इंसाइजर्स मिसिंग है हमारे, ओ सॉरी, इंसाइजर सारे
अगर 4 सेंट्रल इंसाइजर्स आपके मिसिंग है तो आपको प्रोस्थेसिस जो है मैक्सिला में कहाँ से कहाँ तक देनी चाहिए, ये पूछना चाह रही हैं आप? मैक्सिला में नहीं, मैक्सिला में तो मुझे पता है कि प्रीमोलर टू प्रीमोलर देते हैं, और मैंडिबल में हम लोग कैनाइन टू कैनाइन हाँ, देते कैनाइन टू हैं। कैनाइन होगा आपका वो, लोअर मैंडिबल में। हाँ, सही है वो। जो मैं पूछना ये चाह रही थी, कैनाइन टू कैनाइन अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम लोग 3 to 1 फिर 1 to 3 लगाएंगे। शायद मैं उनका सही तरह से नहीं समझी। नहीं, ऐसे ही बताया है। ऐसे ही बताया है ना, तो जी ये जी मुझे डॉक्टर समझ फजीला, में मतलब नहीं डॉक्टर आया। हसनैन वो कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर उन्होंने कहा था अगर हमें कैनाइन टू कैनाइन फिक्स पार्शियल डेंचर पेशेंट को देना है तो फिर हम उसको स्प्लिट करेंगे, लॉन्ग स्पैन में नहीं देंगे। कैनाइन टू सेंट्रल इंसाइजर एक देंगे, फिर दूसरी तरफ सेंट्रल इंसाइजर टू कैनाइन देंगे। इससे डॉक्टर इसकी जहांजेब ने ऐसे कहा था। इसकी सिग्निफिकेंस बताई उन्होंने? नहीं, सिग्निफिकेंस तो नहीं बताई इन्होंने। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मुझे स्पैन का समझ नहीं में देंगे। नहीं आया। स्प्लिट मतलब किस तरीके से, इसका एडवांटेजेस वगैरह नहीं बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं बताया गया उस वीडियो में। चले, मैं देखता हूँ, इसका रीजन जानने की कोशिश करता हूँ, अगर जी मिलता है डॉक्टर तो। हसनैन, और एक और चीज थी, मुझे डॉक्टर जहांजेब ने ये भी कहा था कि जो हम कास्ट पार्शियल डेंचर देते हैं वो सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट में नहीं देंगे। तो इसका मुझे आप रीजन बता सकते हैं कि हम सिंगल टूथ में क्यों नहीं देते? उन्होंने नहीं कास्ट बताया था पार्शियल वीडियो में। डेंचर आपका आता ही बायलेटरल ईडेंचुलर स्पेस में, जहां आपको बायलेटरल स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है। सिंगल टूथ के लिए सीपीडी नहीं दे सकते आप। अगर हमारा एक ही क्वाड्रेंट में दो तीन टूथ मतलब मिसिंग है तो तभी भी हम कास्ट पार्शियल डेंचर नहीं देंगे, लाजमी हमारे नहीं। बायलैटरल हो। जी। अच्छा, क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन के जी, लिए। इसकी क्रॉस आर्च सही। स्टेबलाइजेशन है, तब देते हैं हम लोग। सही। जी। इसके मैं रीजन देखता हूँ, पूछता हूँ किसी प्रोस्टो वालों से। जी, और एक और भी क्वेश्चन था जिसमें मुझे कंफ्यूजन थी। जैसे हम हमारा जो हमने इसमें पढ़ा था, मतलब हमारा 6 मिसिंग है, 7 टिल्ट और 8 भी टिल्ट टिल्ट हो गया है मीजियल साइड पे। तो हमने जो पढ़ा था 8 को एक्सट्रैक्ट करते हैं, 7 को अपराइट करते हैं, फिर 3 यूनिट ब्रिज दे देते हैं। ठीक है हम्म। ना, आइडियल ऑप्शन ये था। बट कोई कह रहे थे कि हमारा अगर करवे जो मीजियली टिल्टेड 3 डिग्री 30 डिग्री से ज्यादा है तो हमें, और सेल्फ सेल्फ क्लींजिंग एरिया है, तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन नहीं करना। ये सही बात है? दोबारा पढ़ें ये। मतलब जो हमने पढ़ा था ना, 6 मिसिंग है और 7 और 8 टिल्ट हो गए हैं। तो हाँ, हमें 8 को एक्सट्रैक्ट करके 7 को अपराइट करके 3 यूनिट ब्रिज देते हैं, जो आइडियल ट्रीटमेंट होती है। सही है। तो कोई कह रहा है कि हमारा 30 डिग्री से अगर ज्यादा टिल्ट हुआ हुआ है मीजियली, मतलब 7 हमारा 30 डिग्री से ज्यादा टिल्ट है और वो सेल्फ क्लींजिंग एरिया है, तो फिर हमें वहां पे कुछ मतलब वो अपराइट वगैरह नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये सही है? उसकी जो टिल्टिंग कितनी बताइए, लेस देन 30 बताइए। ज्यादा है तो? ज्यादा है फिर भी हमें टिल्ट नहीं करना और उसको छोड़ देना है। हाँ, सेल्फ क्लींजिंग एरिया है तो हमें ऐसे ही छोड़ देना है। मुझे समझ में नहीं